हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे आज राजस्थान का आबोहवा तंत्र। हाँ, अपन आज से ना राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करेंगे अपन राजस्थान का आबोहवा तंत्र के बारे में, है ना। तो क्या होता है आबोहवा तंत्र और कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही इनके बारे में जानेंगे, है ना। ओके, बात करते हैं अफवाह। सबसे पहले अफवाह का अर्थ क्या होता है? किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने साथ जल का प्रवाह करना अफवाह कहलाता है। यानी कि एक नदी है, इस नदी के द्वारा जहाँ जहाँ से ये पानी लेकर के आ रही है वो क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। ओके, एक होता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाना अफवाह तंत्र कहलाता है। यानी कि ये नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे इधर से आ रही, इधर से ये नदी आ रही, इसकी जिस सहायक नदियां हैं इन सब के द्वारा मिलकर के जितने क्षेत्र का ये पानी लेकर के आ रही, उससे क्या कहते हैं? एक नदी अफवाह तंत्र कहा जाता है। एक आगे आता है जल संभर या जल विभाजक। जल विभाजक से तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जल संभर से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। क्या होता है जल विभाजक या जल संभर? वह सीमा जो किसी एक अफवाह तंत्र को दूसरे अफवाह तंत्र से अलग करती हैं। जैसे राजस्थान के अंदर गोगुंदा का उदयपुर, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो भोराट का पठार है ना, ये राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य करता है। ये जैसे उदयपुर और ये वहाँ पर जल विभाजक का कार्य करता है। वैसे तो अपनी जो अरावली है, अरावली क्षेत्र है ना, अरावली क्षेत्र का विस्तार कहाँ से है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे अरावली का विस्तार है। तो इधर जो नदियाँ उद्गम होती हैं वो सब अरब सागर में पानी ले जाती हैं, और इधर जितनी भी नदियों का उद्गम होता है वो सब नदियाँ कहाँ जाती हैं? बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी को ही जल विभाजक कहते हैं, इसी को ही जल संपर्क कहते हैं। तो आपको याद में रखना, ये अरावली पर्वत हमारे लिए क्या है? एक जल संपर्क का उदाहरण है। ऐसे उदयपुर के अंदर ये उदाहरण दिया है गोगुंदा के और कुंभलगढ़ के मध्य भोराट का पठार है, ये दोनों तरफ जल विभाजक का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर इस भोराट के पठार में जो पश्चिम में जो नदियाँ उद्गम होती हैं वो है पश्चिमी बनास, साबरमती और लूणी, है ना। लूणी तो वैसे अजमेर से निकलती है ना, तो ये हो गई हैं। ऐसे पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ बनास, बेड़ज और मैनाल, इनका जल है जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, और इनका जल है जो अरब सागर की खाड़ी में जाता है, अरब सागर में जाता है, और इनका बंगाल की खाड़ी में जाता है। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इस अरावली पर्वत को, है ना, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं, दिशा, है ना। जैसे देखो अरावली जो पर्वतमाला है ना, ये गुजरात के खेड़ब्रह्मा से स्टार्ट होकर के दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसका विस्तार है 550 किलोमीटर, है ना। अब देखो इस अरावली पर्वतमाला, है ना, देखो सिंधु नदी तंत्र, है ना। सिंधु नदी तंत्र में कौन सी 5 नदियाँ आती हैं? सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास। ये नदियाँ जो सब अरावली के इधर की साइड में निकलती हैं। ये अगर ये अरावली का अगर ये पहाड़ नहीं होता तो हो सकता है कि ये इधर भी आ सकती थी, ऐसी बात है। और गंगा नदी तंत्र के अंदर क्या आती है? गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोम नदियाँ। ओके, आगे देखो, आगे आता है जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी नदी के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाना क्या कहलाता है? जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जल की प्राप्ति करना
जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। मतलब एक नदी जहाँ जहाँ से जल लेकर के आ रही है वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ऐसे आगे देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी जल ग्रहण नदी कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा पानी बहा कर के लाती है एक एरिया से, है ना। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जल ग्रहण नदी कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी है? बनास नदी। ये सर्वाधिक क्षेत्र का, देखो ज़्यादा पानी तो चंबल ला रही है, ज़्यादा पानी तो चंबल ला रही है, लेकिन ये जो है ना बनास नदी, ये बहुत बड़े एरिया का पानी घेर करके ले करके आती है, इसलिए ये सबसे बड़ी जल ग्रहण नदी है। और सर्वाधिक जल ग्रहण दृष्टि से ना, देखो आगे देखो, सर्वाधिक जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम है ना। सबसे ज़्यादा पानी घेर करके कितने एरिया का घेर के लेके आ रही सर्वाधिक? तो सर्वाधिक एरिया का घेर के लेके आ रही है बनास नदी। उसके बाद में लूणी, तीसरे नंबर पे चंबल आता, देख लो कितने चंबल है जो तीसरे नंबर पे आती हैं। उसके बाद में चौथी मई आ जाएगी, है ना, चौथी मई नदी है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी घेर करके लेके आती हैं वो है बनास, दूसरी लूणी, तीसरी चंबल, चौथी मही। तो बनास कितना, देखो 24.21% पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 480 से 452 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बनास नदी घेरती है कितना? 24.21% क्षेत्र को घेरती हैं। लूणी कितने क्षेत्र को? ये 20.21% क्षेत्र को घेरती हैं। और चंबल नदी, ये राजस्थान के जल को ना 17.18% है ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है हालांकि, लेकिन ये राजस्थान के कम एरिया का पानी लेकर के जाती हैं, उससे कम लेकर के जाती हैं मही नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। जल ग्रहण क्षेत्र पे, है ना, जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जल ग्रहण कौन करती है? बनास नदी। उसके बाद में लूणी, उसके बाद में चंबल, उसके बाद में मही। 24%, 20%, 17% और 9% हो गई। सतही जल की बात करें, सतही जल का मतलब अंदर, उसके नदी के अंदर जल कितना है उसकी बात है ना। ठीक है, सतही जल, भारत के कुल जल का राजस्थान में जल प्रतिशत कितना है? 1% है। जमीन के अंदर कितने? नदी के अंदर नहीं, जमीन के अंदर की बात हो गई, सतही जल है ना। सतही जल में देखो 1% राजस्थान के अंदर पाया जाता है ना। अब देखो सतही जल की बात करें तो 1.16% जल, और भूमिगत जल की बात करें भूमि के अंदर तो ये कितना है? 1.17% राजस्थान, है ना, इसी 1% में से ही। आगे देखो, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम है ना। एक नदी के अंदर एक नदी है जो कितना पानी लेकर के जा रही है। पहले तो हमने बात करी थी बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे ज़्यादा कौन सी नदी बहाव लेकर के आती हैं, और अब बात करते हैं कि एक नदी के अंदर सर्वाधिक सतही जल कौन सी नदियाँ लेके जाती, उनका सही क्रम कौन सा है। तो आर, है ना, इनका अवरोही क्रम है ना, अवरोही क्रम है ना, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। सबसे ज़्यादा ले जाती हैं चंबल, और उसके बाद बनास, फिर माही, फिर लूणी, फिर साबरमती। ठीक है, और बहाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसका था? बनास का था बहाव क्षेत्र में। सेकंड नंबर लूणी का था, है ना, और तीसरा नंबर चंबल का था, और चौथा माही का था। लेकिन यहाँ पर सतही जल की बात करिए तो सबसे ज़्यादा जल कौन सी नदी में होता है? चंबल नदी में होता है। उसके बाद में बनास में, तीसरा माही में, चौथा लूणी में, पांचवा साबरमती में ना। चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी और बारहमासी सबसे बड़ा नदी तंत्र इसी का ही है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर एक ही नदी है चंबल नदी जो कि 12 महीने बहती हैं, बाकी कोई ऐसी नदी नहीं जो 12 महीने बहती हैं। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद में रखना है। बहाव जल, सतही जल में सबसे ज़्यादा है चंबल, दूसरा बनास, तीसरा तीसरा माही, चौथा लूणी और पांचवा साबरमती।
उपयोगिता के आधार पर सही क्रम में है ना। इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत करी है मैंने, है ना। आगे आपको मैं बताऊंगा ना, मैप वाइज मैंने इनको बनाया है। तो उपयोगिता के आधार पर सही क्रम, एक नदी के जल का उपयोग के आधार पर सही क्रम है। तो देखो, नदी के जल का सर्वाधिक उपयोग पेयजल या सिंचाई के लिए और विद्युत जल के उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए किया जाता है। तो उपयोग के आधार पर सबसे ज़्यादा जो उपयोग है ना, हम चंबल नदी का जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में आती हैं बनास नदी, है ना। चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं ना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और एक कोटा बैराज और एक गांधी सागर, है ना। गांधी सागर तो मंदसौर के अंदर है, बाकी 3 है जो अपने राजस्थान के अंदर है। ऐसे बनास नदी की बात करें तो बनास नदी के अंदर एक नंद संबंध बांध नाथद्वारा में है ना, नंद संबंध बांध नाथद्वारा में है। और एक है बिशलपुर बांध टोंक के अंदर, है ना। एक इसरदा का सोई माधोपुर के अंदर, ये बनास नदी पर बने हुए हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती हैं, ये मऊ से निकलती है और है ना, मऊ जनापाव की पहाड़ियाँ महू इंदौर से निकलती हैं, महू एमपी से निकलती हैं। और बनास नदी कहाँ से निकलती हैं, खमनोर, है ना, खमनोर की पहाड़ियाँ राजमंद से निकलती हैं बनास नदी। माही नदी और उसके बाद साबरमती, फिर लूणी नदी, है ना। ये वही क्रम हो गया वापस। कौन सा, उपयोगिता की बात करो, उपयोगिता के आधार पर भी ये क्रम है। और ये सतही जल और उपयोगिता पे, जिसका ज़्यादा जल होगा उसका ज़्यादा उपयोग में लेंगे, जिसमें जल नहीं होगा उसका उपयोग कैसे लेंगे, तो उस आधार पर भी ये इनका सही क्रम है। आगे देखो, अब राजस्थान के अफवाह तंत्र, अब बात करते हैं अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र का। ये तो हमने सिर्फ एक परिचय जाना था। अफवाह तंत्र की बात करते तो देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। एक आंतरिक जो अफवाह तंत्र हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर, है ना। तो राजस्थान का जो आंतरिक अफवाह तंत्र, मतलब ऐसी नदियाँ जो किसी भी खाड़ी वाड़ी में मतलब सागर में या खाड़ी में नहीं गिरती हैं, तो वो है 60%। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं 24% और 16% जाती है भाई साहब अरब सागर के अंदर। तो 60% तो ये हो गया। अब बचा कितना, 40 में से 24 और 16, 40 हो गया। ये 100% हो गया। ठीक है, याद रखना 60, 24 और 16%। सबसे पहले बात करेंगे अपन आंतरिक प्रवाह तंत्र की बात करेंगे। क्या होता है आंतरिक प्रवाह तंत्र? देखिए, वह नदियाँ जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है, देखो उनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। मतलब एक नदी का उद्गम यहाँ से हुआ, पहाड़ी से हुआ, ये कहाँ तक जाएगी इसकी कोई नक्की नहीं है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ तक आ जाती, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो हो सकती वो यहाँ तक ही रह जाए, इससे आगे नहीं पहुँचे। तो ये होती हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ। विशेषता, इनकी क्या विशेषता होती हैं? तो देखो, इनकी विशेषता में आंतरिक अफवाह तंत्र, है ना, आंतरिक अफवाह तंत्र भारत में केवल राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा आंतरिक अफवाह तंत्र किसी भी राज्य में नहीं मिलता है। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है, 60% भाग है। हमने देखा ना कि 60% अफवाह तंत्र तो ये तो आंतरिक अफवाह तंत्र हैं और 24% बंगाल की खाड़ी में और 16% अरब सागर में गिरती हैं, है ना। तीसरा देखो कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती हैं। अगर वर्षा अच्छी होगी तो लंबी जाएगी, अगर वर्षा कम हुई तो ये दूर न जाकर के पास ही लुप्त हो जाती हैं। अब आंतरिक अफवाह की प्रमुख नदियाँ, जैसा कि सबसे पहले आती है घग्गर, सभी जानते हो घग्गर नदी कहाँ से आती है ना,
हिमाचल प्रदेश से आती हैं और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर लगभग वहीं विलुप्त हो जाती है। अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है तो फिर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती हैं। एक आती है कातली। कातली कहाँ पर? सिक्कर के अंदर, है ना, सिक्कर के अंदर, है ना। तो सब, है ना। देखो घग्गर नदी यानी ये अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कातली नदी का उद्गम कहाँ पर है ना, खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से, है ना। और एक आती है आगे काकनई नदी। काकनई नदी कहाँ पर है? ये जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के कोटड़ी की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है और राजस्थान की यह सबसे छोटी नदी मानी जाती है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो है काकनई, यानी काका। काका अपना छोटा है, काका अपना सबसे छोटा है, ठीक है। काका तो बड़ा, लेकिन उसकी काकी है ना, वो छोटी है ना। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनई नदी। कहाँ से निकलती है? कोटड़ी की पहाड़ियाँ से निकलती हैं। साबी, एक आती है साबी नदी। साबी नदी कहाँ से निकलती? देखो से साबी निकलती है सेवर की पहाड़ियाँ से। और ये सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में है। ये साबी है ना, ये हरियाणा में जाकर के लुप्त हो जाती हैं। तो राजस्थान की वो कौन सी नदी हैं जो हरियाणा में हिसार के आसपास जाती हैं? तो वो कौन सी हैं? साबी नदी हैं। कौन सी हैं? साबी नदी। एक आती है आगे रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होती हैं। एक होती है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर से। एक आती है मंथा नदी जो कि जयपुर में बहती है। आगे आती हैं खंडेला नदी, है ना। खंडेला नदी कहाँ बहती है? सिक्कर में। एक आती है खारी नदी और एक आती है ढूंढ नदी। ढूंढ नदी भी जयपुर में बहती है ना। ये आंतरिक प्रवाह की। अब इनके एक एक के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे घग्गर नदी की। घग्गर नदी को इंडो और ब्रह्म नदी भी कहते हैं। इसके उपनाम क्या है? इसे दृश्यवती नदी कहते हैं, इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं और इसे मृत नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है घग्गर नदी का? तो घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं टिब्बी हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती हैं। और इसका अफवाह क्षेत्र कौन सा है राजस्थान के अंदर? हनुमानगढ़ और गंगानगर। और इसका अंतिम पड़ाव अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये चली जाती है। अब घग्गर नदी की क्या विशेषता है देखो। घग्गर नदी की विशेषता देखो। घग्गर नदी राजस्थान की प्रवाह और अफवाह एक ही बात है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर है? 465, है ना। कितने? 465 किलोमीटर, ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 100 और जोड़ लो, कितने हो गया? 465। तो घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। घग्गर नदी के द्वारा गंगानगर और हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान को पाट कहते हैं। पाट क्या है? पाट घग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदान है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पाट या फिर नाली कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पाट या फिर नाली कहते हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा। कहाँ पर कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में अगली नदी आती है अपनी कातली नदी। कातली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से होता है। कातली नदी के किनारे ही अपनी गणेश्वर सभ्यता बसी थी, सबको पता है ना। ओके, अब इसका भाव क्षेत्र कहाँ है? तो ये सिक्कर और झुंझुनू में बहती है कातली नदी। कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं ना। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। यहाँ पर तंवर राजपूत, है ना, यहाँ पर तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, इसलिए इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो तोरावटी कहलाता है।
कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। देखो, ये राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में, घग्गर नदी सबसे लंबी है, लेकिन वो राजस्थान में नहीं, बाहर से बह करके आती है, हिमाचल प्रदेश से बह करके आती हैं। तो राजस्थान के अंदर पूर्णतः सबसे लंबी अगर कोई नदी है आंतरिक प्रवाह की, तो वो कौन सी है? कांतली नदी। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर, है ना। उसका तो 365 में हमने 100 जोड़ा है, और इसका केवल 100 किलोमीटर है। देखो, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता है आई पनपी थी नीम का थाना सिक्कर में, कांतली नदी के किनारे। ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी थी। इसको क्या ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तीसरी अफवाह, आंतरिक अफवाह की नदी आती है काकनई नदी, है ना। कहाँ? काकनई नदी। काकनई नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं और इसको काकनी नदी भी कहते हैं। मसूरदी नदी इसी का ही नाम है ना। राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? काकनई नदी, या फिर आप मसूरदी बोल दो या फिर काकनई बोल दो, ये इसी का ही नाम है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखो, कोटड़ा, कोटड़ा तो जयपुर में था, कोटड़ा की पहाड़ियाँ तो जयपुर के अंदर है, और ये है कोटड़ी की पहाड़ियाँ, ये अंतर है, इसमें ध्यान रखना। कोटड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जैसलमेर से काकनई नदी का उद्गम होता है, और इसका बहाव क्षेत्र केवल और केवल जैसलमेर है। इसकी क्या विशेषता है काकनई नदी की? तो काकनई नदी की विशेषता है कि ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कितनी है? 17 किलोमीटर। देखो, जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 17, और इसमें यहाँ जो नदी है उसका बहाव क्षेत्र भी कितना है? 17 किलोमीटर। बहुत ईजी है ना, ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो। अब भाई साहब देखो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि बुज झील का निर्माण करती हैं ये काकनई नदी है ना। काकनई नदी कौन सी झील का निर्माण करती हैं? बुज झील का निर्माण करती हैं, जो कि बुज झील एक मीठे पानी की झील है, याद रहेगा ना। बुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती हैं? तो काकनई नदी करती हैं। काकनई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है। आगे आता है शाबी नदी। शाबी नदी है ना, शाबी नदी, इनका उद्गम शैवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। इसका बहाव क्षेत्र है जयपुर, अलवर, थोड़ा सा आगे चल करके हरियाणा में हिसार तक है। अब इसकी क्या विशेषता है शाबी की? शाबी नदी अलवर जिले की मुख्य नदी है। ये लो साहब, है ना। शाबी अलवर जिले की मुख्य नदी है। शाबी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा की तरफ जाती हैं। देखो, अलवर की मुख्य नदी कौन सी है? शाबी, याद रहेगा ना। अलवर की मुख्य नदी कौन सी है? शाबी। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि रूपारेल नदी है जो कि उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं। रूपारेल नदी है ना, लेकिन वो अलवर की मुख्य नदी नहीं है। तो अलवर की मुख्य नदी पूछे तो वो शाबी नदी है। कौन सी है? शाबी नदी है। और ये जयपुर से निकलती, शाबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं, अलवर में बह करके हिसार हरियाणा तक ये जाती हैं। अब पांचवी आती है भाई साहब रूपारेल नदी। रूपारेल, है ना, रूपारेल नदी, इसका उपनाम क्या है? रूपनारायण नदी। इस नदी को रूपनारायण नदी भी कहते हैं, इसे लसावरी नदी भी कहते हैं, और इसे वराह नदी भी कहते हैं। ओह वाह भाई वाह, है ना। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी का उपनाम क्या है? रूपनारायण नदी, लसावरी नदी और वराह नदी, वराह नदी। अब इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर, रूपारेल, है ना, रूपारेल, है ना, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से हैं, और ये इसका भाव क्षेत्र अलवर और भरतपुर है ना, अलवर और भरतपुर में है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि भाई मोती झील बांध भरतपुर में ये गिरती हैं, इस है यहाँ पर अपना पानी ले जाती है। तो मोती सागर झील जो कि भरतपुर के अंदर है, उसमें किस झील का पानी किस नदी का पानी आता है? तो रूपारेल नदी का आता है। रूपनगढ़ तो अजमेर के अंदर है और रूपारेल अलवर से निकलती है ना। ठीक है, तो
अब इसकी विशेषता है कि भाई मोती झील बांध भरतपुर के अंदर है। मोती झील जो बांध है उससे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किस बांध को कहा जाता है? मोती झील बांध को कहा जाता है। एक आंतरिक प्रवाह तंत्र का एकमात्र बांध है ये। आंतरिक जो प्रवाह मतलब जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं उस पर केवल ये एक ही बांध बना हुआ, बाकी ऐसी कोई भी नदी नहीं है आंतरिक प्रवाह की कि जिस पर कोई बांध बना हुआ। देखो जो बुझ झील लाइन है वो तो एक झील है, बुझ झील तो एक वो झील है, बांध नहीं है, ठीक है। तो आंतरिक जो प्रवाह की जो नदियाँ हैं उस पर केवल एक ही बांध बना हुआ है, वो है मोती झील बांध, जो कि भरतपुर के अंदर है। अब देखो मोती झील है, मोती झील से एक नहर निकाली गई है ना, मोती झील से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सुजान गंगा चैनल, सुजान गंगा नहर, जिसका पानी कहाँ जाता है? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग के आसपास में जो खाई बनी हुई है उस खाई के अंदर किसका पानी आता है? मोती झील का आता है। देखो यहाँ पर तो समझो कि ये मोती झील बांध है, या समझो कि ये अपना भरतपुर जो लोहागढ़ दुर्ग है और इसके चारों तरफ ये खाई है, तो इस खाई में पानी इस झील से आता है और इस नहर का नाम क्या है? इसी नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। याद रहेगा ना, मोती झील से सुजान गंगा का पानी आता है लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। और आगे आती है सभ्यता। नौ भरतपुर के अंदर है ना, 9 सभ्यता है जो भरतपुर के अंदर है ना, वो इसी रूपा रेल नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। रूपा रेल, ठीक है। तो 9 सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो रूपा रेल नदी के किनारे भरतपुर में पनपी थी। उसके बाद बात करेंगे अपन रूपनगढ़ नदी की। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सलेमाबाद अजमेर से होता है। क्षेत्र इसका भाव क्षेत्र अजमेर जयपुर में यह सांबर झील में गिर जाती है, ठीक है। तो रूपनगढ़ जो नदी है उसका उद्गम सलेमाबाद अजमेर से होता है और ये जयपुर में जाकर के सांबर झील में गिर जाती हैं। रूपनगढ़ सलेमाबाद है, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। सलेमाबाद में कहाँ पर है? सलेमाबाद में निम्बार का संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय का कहाँ है? उदयपुर के अंदर, नाथद्वारा के अंदर है ना। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? नाथद्वारा के अंदर। और निम्बार का संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सलेमाबाद अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर। फिर आगे आती है मंथा नदी। देखो मंथा नदी को इसका उपनाम क्या है? मेड़ा मदा और मथई नदी। देखो एक मथई नदी वहाँ पर आती है रणकपुर के मंदिर जो बने हुए हैं वो भी मथई नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये अलग है, ये मंथा नदी है, इसको मथई नदी भी कहते हैं। मंथा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से। देखो जयपुर में एक हमने पढ़ा था साबी, क्या पढ़ा था? साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियाँ। कहाँ से? सेवर की पहाड़ियाँ से होता है। और मंथा नदी ये भी जयपुर है। में से मंथा, में से मनोहरपुर, में से मंथा, में से मनोहरपुर, से साबी, से सेवर से इनका उद्गम होता है। और ऐसे आप याद रखना मंथा नदी का क्षेत्र भी जयपुर के अंदर है और ये इस सांबर झील में गिरती हैं। तो हमने अब तक 2 पढ़ लिया कि सांबर झील में 2 नदियाँ गिरती हैं, एक तो मंथा नदी गिरती है और एक जो कि रूपनगढ़ है ना, है, ठीक है। रूपनगढ़ से एक जो रूपन जो ये नदी निकलती है, रूपनगढ़ नदी निकली ने, ये दोनों कहाँ पर गिर रही हैं? सांबर झील के अंदर गिर रही हैं। तो याद रखना रूपनगढ़ नदी और मंथा नदी दोनों ही कहाँ पर गिरती हैं? सांबर झील के अंदर गिरती है। अब बात करेंगे अपन दूसरा अरब सागरीय नदी तंत्र। बंगाल की नदियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ लेते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। ये कितना प्रतिशत है? 16% है ना। देखो 60% तो हो गया आंतरिक अफवाह, 24% हो गया बंगाल की खाड़ी
और 16% हो गया अरब सागरीय नदी तंत्र। अब देखो अरब सागरीय नदी तंत्र क्या है। वह नदियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती हैं। मतलब ऐसी नदियाँ जो कि अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं वो अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो सब किस में आएगी, अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर आएगी। अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ एस्चुरी यानी कि जवार नद बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरी यानी कि जवार नद मुख का निर्माण करती हैं। अरब सागर की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी जवार नद मुख का निर्माण नहीं करती है, वो डेल्टा ही का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है ना। अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ तीव्रगामी होती हैं और ये कम दूरी तय करती हैं। ये तेज चलती हैं बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा उन नदियों की अपेक्षा, और ये कम दूरी तय करती हैं जबकि वो ज़्यादा दूरी तय करती हैं। राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का 16% अरब सागरीय नदी तंत्र है। यह राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ये ध्यान में रखना। राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है तो आपको ये बताना है। ऐसे नहीं कि आप आंतरिक अपवाह तंत्र को बता दो, आंतरिक अपवाह तंत्र तो सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अब इस जो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं ना, वो उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लूणी नदी की, है ना। लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, देखो लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोजड़ी और सुगड़ी और सागी, ये सब किसकी है, लूणी की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सीपू, एकमात्र पश्चिमी बनास की एकमात्र सहायक नदी है सीपू, सीपू एकमात्र। साबरमती की सहायक नदियां हैं हतमती, बेत्रक, सही, मानसी, वाकड़, है ना, अपन पढ़ते हैं ना, सही, मानसी, वाकड़, उदयपुर, डूंगरपुर, है ना। हाँ, आगे आती है माही की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, इरू को एराव भी बोलते हैं, अनास और लाखान और चाप नदी, ये किसकी है, माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लूणी नदी की, है ना। आप सभी जानते हो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नाहक पहाड़ पुष्कर अजमेर से इसका उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है, ये अजमेर से नागौर से पाली से जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर में, फिर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में समाप्त हो जाती हैं। देखो अब ये नागौर की दक्षिणी सीमा बनाती है, ये ध्यान रखना, ये नागौर की दक्षिणी सीमा बनाती है और इसका समाप्त कहाँ होता है, कच्छ, है ना, कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। देखो लूणी नदी की विशेषता, देखो लूणी नदी की लंबाई कितनी है, लूणी नदी की लंबाई कितनी है भाई, कितनी है 495 किलोमीटर, कुल कितनी है 495 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है 330 किलोमीटर। हमने पढ़ा था घग्गर नदी की लंबाई कितनी है 465 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको ऊंधा पटक दो, ठीक है, तो 495 हो गई। ठीक है, तो लूणी नदी की लंबाई कितनी है 495 और राजस्थान में कितनी है 330 किलोमीटर है। अगली विशेषता देखो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी थी, पहली पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है। कौन सी है, बनास नदी है। आगे देखो अब लूणी की विशेषता, लूणी की क्या विशेषता है, देखो भाई वैदिक साहित्य में इसका नाम है, वैदिक साहित्य में मृद वृदा कहा गया। लूणी नदी को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया, मृद, है ना,
मृद वृदा कहा गया है लूणी को, है ना। और कालिदास ने अपनी रचना अंत्य सलीला, कालिदास की एक ग्रंथ है अंत्य सलीला, उसकी रचना में लूणी को, है ना, अंत्य सलीला कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास ने लूणी नदी को किस नाम से, लूणी नदी को क्या नाम दिया, अंत्य सलीला दिया था। और आप सभी जानते हो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब जो लूणी नदी है इसका प्रारंभिक नाम क्या है, इसका लूणी का प्रारंभिक नाम क्या है, सागरमती। इसको जो अजमेर में है ना पुष्कर में, इसको क्या बोलते हैं, सागरमती बोलते हैं। लूणी को लवणवती भी कहा जाता है, क्योंकि ये आदि खारी और आदि मीठी है ना। देखो, आदि खारी और आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ये मुख्य नदी है, ठीक है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसकी मुख्य नदी कौन सी है, लूणी नदी है। लूणी बेसिन में प्राचीन कांप मृदा, जो प्राचीन होती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर। देखो, जो प्राचीन होती है उसको तो बांगर बोलते हैं, और जो नवीन जो कांप मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं, खादर। तो खादर तो होती है नवीन, बांगर होती है पुरानी मृदा का विस्तार कहा जाता है, ठीक है। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल बोलते हैं, रेल कहाँ पर बोलते हैं, जालोर के अंदर बोलते हैं। नेड़ा क्या होता है कि वर्षा जल संरक्षण की जो विधि है वो उसको नेड़ा कहते हैं। अब कैसे मैं बताता हूँ, जैसे समझो कि ये अपने जालोर है, जालोर के अंदर ये लूणी नदी बह रही है, और यहाँ पर कुछ गड्ढे बना दिए जाता है, ये कुएं बनाए जाते हैं। अब इन कुओं का पानी इनमें इस नदी के द्वारा अंडरग्राउंड करके इधर लाया जाता है, नाली खोद करके जो पानी लाते हैं इनके अंदर, है ना। फिर यहाँ से अपने खेतों में सिंचाई की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं नेड़ा। इसको क्या बोलते हैं, नेड़ा। तो नेड़ा क्या है, समझ गए, हाँ, ओके। राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला मल्लिनाथ जी है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मल्लिनाथ जी का पशु मेला है। ये कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। आगे देखो, अगली विशेषता देखो कि वर्तमान में प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इस नदी के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। देखो, आप सभी को पता होगा कि जो बालोतरा के अंदर, यहाँ पर बालोतरा इसी नदी के किनारे है, वहाँ पर कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग हैं। तो यहाँ से जो रसायन निकलता है, रसायन जो जल निकलता है, इसके कारण वहाँ पर ये नदी है जो दूषित हो रही है। आपको पता है कि जब अजमेर में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बालोतरा के अंदर क्या बाढ़ आने की संभावना रहती है, क्योंकि बालोतरा जो शहर है ना वो इस नदी के इस पेटे से नीचे है, नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। आगे देखो, अजमेर में ये लिखा भी है मैंने ना, अजमेर में अतिवृष्टि होने पर बाढ़ कहाँ पर आएगी, बालोतरा के अंदर आएगी। क्यों आएगी, क्यों, वो मैंने कारण बता दिया। आगे देखो, लूणी नदी तंत्र से संबंधित परियोजना, लूणी नदी से संबंधित कौन कौन सी परियोजना है। तो एक आती सबसे पहले जसवंत सागर बांध, इसे है ना पिचियाक बांध भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है ना, लूणी नदी पर है और ये जोधपुर के अंदर है। देखो, ये क्यों बनाया गया, क्योंकि ज़्यादा पानी आने पर, है ना, ज़्यादा पानी आने पर पानी को रोकना, जिससे कि आगे बाढ़ क्षेत्र प्रभावित ना हो। इसलिए जब ज़्यादा पानी आ जाता है लूणी के अंदर तो उसके पानी को यहाँ पर जसवंत सागर में रोक दिया जाता है। तो जसवंत सागर कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के महाराजा भी हुए थे जसवंत सिंह, हाँ, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि जसवंत सागर बांध कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है और लूणी नदी पर है। इसको क्यों बनाया गया, इसको पिचियाक बांध, पिकअप बांध है ना, पिचियाक या फिर पिकअप बांध भी बोल सकते हो, पिकअप बांध है ना। क्यों, क्योंकि कल लूणी में ज़्यादा पानी आ गया तो उसको रोका जाता है। और लूणी से संबंधित एक आती है जवाई परियोजना, है ना, सभी जानते हो जवाई परियोजना कहाँ पर है, सुमेरपुर पाली के अंदर है। ये एक वृहद सिंचाई परियोजना है, ये एक सिंचाई परियोजना है। आप सबको पता हो तो महाराजा उमेर सिंह ने अकाल कार्य के दौरान इसका निर्माण कराया था, है ना।
देखो आगे अभी क्या, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण 1946 से 1956 के मध्य अकाल कार्य के दौरान महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। इसीलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवई बांध में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, सही परियोजना का निर्माण किया गया था। सही परियोजना का निर्माण किया गया, इम्पोर्टेंट है, जो कि उदयपुर के अंदर है ना। सही परियोजना कहाँ से, उदयपुर से, मतलब परियोजना के द्वारा है जो इस बांध के अंदर जलापूर्ति की जाती है। अब जवई परियोजना का संबंध कहाँ से है, कौन से जिलों से है, पाली में है तो पाली में होगा, एक बाड़मेर, एक झालोर, एक उदयपुर। तो जवाई परियोजना का संबंध 4 जिलों से है, पाली से, बाड़मेर, झालोर और उदयपुर। उदयपुर से सही परियोजना है तो उदयपुर से भी होगी। फिर एक आता है हेमावास बांध। देखो साहब, हेमावास बांध है ना, लूणी की एक सहायक नदी है बांडी नदी। बांडी नदी पर पाली के अंदर हेमावास बांध बना हुआ है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये खरबूजा की फसल के लिए, जायद की फसल खरबूजा है, इसके लिए प्रसिद्ध है। देखो हेमावास क्या है, हेमावास एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। ये एक मध्यम सिंचाई परियोजना है, जबकि ये जवई बांध परियोजना है वो एक वृहद सिंचाई परियोजना है, जबकि हेमावास एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। ठीक है, याद रहेगा। आगे आता है बांकड़ी बांध। अरे बाप रे, बांकड़ी बांध कहाँ पर है, सुकड़ी नदी, जालोर दुर्ग स्थित है ना। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित ही जालोर दुर्ग स्थित है ना। तो जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सुकड़ी नदी पर जालोर के अंदर क्या बांकड़ी बांध बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हेमावास तो बांडी नदी के अंदर नदी पर है, और जो बांकड़ी बांध है वो सुकड़ी नदी पर है। ठीक है, बांकड़ी बांध जालोर, बांकड़ी बांध जालोर। आगे देखो, फिर आती है माही नदी तंत्र, और तेरी तो माही नदी तंत्र। अब देखो, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा भी कहा जाता है, और इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। तो माही नदी के ये उपनाम है, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है महंद झील धार जिला MP से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती हैं, तो खंदू गांव, सभी जानते हो आप है ना, कहाँ से, खंदू गांव, बांसवाड़ा से माही नदी का प्रवेश होता है। अब राजस्थान के अंदर इसका बहाव बोलो या जो पर्वत क्षेत्र है वो कहाँ पर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है। माही बेसिन क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, ध्यान रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। देखो बेती तो ये सिर्फ 2 जिलों में ही बेती हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में ही बेची है, लेकिन बेसिन के अंदर ये 3 जिले आ जाएगी, क्योंकि प्रतापगढ़ का भी पानी इसके अंदर आता है, और ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है भाई साहब 576 किलोमीटर। कितनी है, 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर कितनी है, 171 किलोमीटर है। कितनी है, 171 किलोमीटर ही है। अब माही नदी की क्या विशेषता है, तो देखो माही नदी की विशेषता है कि भाई साहब ये है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इधर से आती हैं और ये इससे वापस निकल जाती है, MP से आती है, राजस्थान में घुस करके वापस गुजरात में चली जाती हैं। तो इसकी विशेषता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक कांगो, आप सभी जानते हो, अफ्रीका में बहती है ना कांगो, अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है कांगो। अमेजन के बाद में दूसरा बड़ा क्षेत्र है कांगो को जायरे नदी भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। एक आती है लिम्पूप या फिर लिम्पोपो नदी भी कहते हैं ना, लिम्पोपो, ये है ना, ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर होती हैं, और ये मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, जैसे ये 3 रेखा हो गई, कर्क रेखा, मकर रेखा,
सॉरी भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये इसको काटती हैं वो कौन सी, कर्क रेखा। इसको जो 2 बार काटती है वो कौन सी है, कांगो नदी। और मकर रेखा को जो काटती है वो लिम्पोपो नदी है। ये अपने भारत के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, और ये मध्य अफ्रीका के अंदर है, और ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। तो अगली विशेषता है माही नदी की कि ये है ना राजस्थान की देखो, ये राजस्थान के अंदर अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में, कैसे, ऐसे उल्टे यू वर्ण में उल्टे यू आकार का निर्माण करती हैं। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है ना। अगली विशेषता आती है कि माही, सोम, जाखम त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर मेला पड़ता है, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ना। ये आगे मैं मैप में आपको बता दूंगा, है ना। तो सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम है जहाँ पर क्या बेनेश्वर मेला पड़ता है, उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फिर अगली विशेषता देखो कि माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था। अरे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा ना कि ये नोट्स बहुत ही मेहनत के साथ बनाए गए हैं, है ना। देखो, माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो मोड़ा होता है ना, जिससे दारू बनाते हैं ना, है ना, महुआ के फूल से फूल जो है जिससे शराब बनाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मोकड़ी। मोकड़ी क्या है, राजस्थान के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, मोकड़ी क्या है। मोकड़ी है जो मोड़ा का फूल से जो दारू बनाई जाती है ना, अरे खट्टे दारू, उसको क्या बोलते हैं, मोकड़ी बोलते हैं। देखो, इसको पुष्प मैदान, ये जो माही बेसिन है उसको प्राचीन काल में पुष्प मैदान कहा जाता था। और ये क्यों, देखो यहाँ पर है ना 56 का मैदान भी, इसे 56 का मैदान भी कहते हैं, इसे कांठल भी कहते हैं, और इसे वागड़ भी कहते हैं, इस माही बेसिन क्षेत्र को। अब देखो इसकी सहायक नदियाँ पढ़ करके आपको भी मज़ा आ गया होगा आज तो, अगर आपने ढंग से वीडियो देखा है तो। देखो, माही नदी की जो सहायक नदियाँ है उसकी बात करते हैं। माही नदी इधर से आती हैं, और ये देखो इधर से आ रही है, दक्षिण यू आकार की आकृति बनाती हैं। ये नीचे से आती हैं और ये ऐसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में होकर के ऐसे वापस गुजरात में चली जाती हैं। सबसे पहले इसके अंदर मिलती है राइट साइड से ईरू नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, ईरू के बाद में चाप नदी मिलती है इसके अंदर, चाप नदी, ठीक है। तो डूंगरपुर के अंदर 2 नदियाँ ना, डूंगरपुर के अंदर 2 नदियाँ हैं, है ना, बांसवाड़ा। अब देखो यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती है। सबसे पहले तो ईरू नदी मिलती हैं, उसके बाद में चाप नदी मिलती हैं, फिर ये प्रतापगढ़ से आती हैं, ये कौन सी आती हैं, जाखम नदी। फिर इधर से जाखम आ जाती हैं, और इधर से डूंगरपुर उदयपुर से आ जाती हैं सोम नदी, और ये तीनों मिल जाती हैं कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर, और यहीं पर बेनेश्वर धाम है, ठीक है। यहीं पर ही बेनेश्वर धाम है, कहाँ पर, यहाँ पर बेनेश्वर धाम सोम, माही और जाखम तीनों नदियों के संगम पर स्थित है ना। और यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर क्या है, बांसवाड़ा के अंदर ये सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, ये बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में यहाँ पर क्या, माही बजाज सागर बना हुआ है। और फिर इधर से एक मोरेन नदी आती है, सबसे लास्ट में ये भादर नदी। कौन सी है, भादर नदी, ये भादर नदी। और इधर से जो आ रही है ये वाली अनास नदी है, ये वाली कौन सी है, अनास नदी। ये कौन सी है, अनास नदी, ठीक है। देखो ये आ गई अनास नदी, है ना। हाँ, तो आप ध्यान रखना, ये तो है अपना डूंगरपुर, और ये है अपना बांसवाड़ा, और ये है प्रतापगढ़, है ना। तो सबसे पहले बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है, खांदू गांव से प्रवेश करती है ना, खांदू गांव से प्रवेश कर दिया। तो सबसे पहले नदी कौन सी मिलती है, ईरू नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर से पहले माही नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो एक ही नदी मिलती है, वो मिलती है ईरू नदी। कौन सी मिलती है,
ईरू। कौन सी मिलती हैं? ईरू। ठीक है, आगे देखो, अन्य नदियां एक एरन नदी भी है, एक हरण नदी भी है। माही नदी की सबसे पहले सहायक नदी है वो कौन सी है? ईरू नदी है। मैंने बताया सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? ईरू नदी मिलती है। ये माही बजाज सागर बांध से पहले ही मिल जाती है, मिलने वाली नदी है। तो माही बजाज सागर बांध से पहले माही में कौन सी नदी मिलती है? ईरू नदी। ये आपको ध्यान में रखना है। अनास नदी है जो सबसे अंत में मिलने वाली, राजस्थान में सबसे अंत में मिलने वाली कौन सी है? अनास नदी। ये अनास नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। इस पर राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है अनास नदी पर। तो ये अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये सबसे एंड में मिलती हैं। आगे देखो, फिर आता है माही नदी तंत्र से संबंधित परियोजना। अब कौन कौन सी परियोजना है भाई साहब? देखो, सबसे पहले आता है माही नदी के ऊपर कागजी बांध। कौन सा है? कागदी, है ना, कागदी बांध। कागदी बांध माही नदी पर है। और उसके बाद में आता है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर से पहले एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है कागदी बांध। कौन सा है? कागदी बांध। फिर उसके बाद में माही बजाज सागर के बाद में, ये तो बांसवाड़ा हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया। अब आएंगे बात डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में यहाँ पर एक है बीकाबाई सागवाड़ परियोजना है। और उसके बाद में गुजरात के अंदर है कड़ाना बांध। गुजरात के अंदर है कड़ाना बांध। तो माही बजाज सागर परियोजना के पर कितनी नदी पर कितनी परियोजना है? 4 परियोजना है। कौन कौन सी? एक सबसे पहले कागदी, पूछा जा सकता है कि क्रम से सेट कीजिए। सबसे पहले कागदी, उसके बाद में माही बजाज सागर, उसके बाद में भीखाबाई, और उसके बाद में कड़ाना। आपको याद रहेगा ना कि ये तो डूंगरपुर के अंदर है, ये बांसवाड़ा में, ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। ये जो योजना है इसमें 45% हिस्सा राजस्थान का है, 55% हिस्सा गुजरात का है। तो कागदी बांध हो गया। उसके बाद में माही बजाज सागर। माही बजाज सागर कहाँ पर है? ये बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है ना। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर है, लेकिन बांसवाड़ा में कहाँ पर? बोरखेड़ा गांव में स्थित है। उसके बाद में है ना बीकाबाई सागवाड़ परियोजना डूंगरपुर में अंदर है। और सबसे लास्ट में आगे कड़ाना बांध गुजरात के अंदर है। अब देखो, राजस्थान की सबसे लंबा बांध है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखना, जो कि कितना? 3109 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। कितना लंबा है? 3109 मीटर है। जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। कौन सा है? जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। कितना है? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, प्रतापगढ़ के अंदर। ओके, देखो ये आ भी गया नीचे, है ना। कागदी बांध या कागड़ी बांध पिकअप बांध है ये। आगे देखो, अन्य की बात करें। अब है तो माही नदी पर नहीं है, लेकिन इसकी सहायक नदियों पर है। ये उसकी सहायक नदियों पर है। जाखम परियोजना। जाखम नदी प्रतापगढ़ में बहती है और जाखम बांध बना हुआ है इस पर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना है? 81 मीटर। एक आती है अनास परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इस बार छपने वाला है अपने एग्जाम में। तो अनास परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। अनास परियोजना का संबंध किस जिले से है?